नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपको अक्सर परीक्षा में परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये जल्दी शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि द्रव तापमापी में प्रायः पारे का ही प्रयोग क्यों करते हैं। सामान्य तौर पे आप देखते हैं द्रव तापमापी में हमने दो चीज़ें बताई थी। कौन सी? एक होता है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, द्रव तापमापी। द्रव तापमापी, तो द्रव तापमापी में जब द्रव कह रहे हैं मतलब लिक्विड जो भरा हो, तो उसमें दो तरह के तापमापी का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पारा तापमापी, एक होता है अल्कोहल तापमापी। मतलब कि दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, एक में पारा और एक में अल्कोहल। ठीक है, तो ये दो तरह की तापमापी होती है। लेकिन अक्सर पारे का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न होता है, वही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि पारा जो होता है ये आसानी से ऊष्मा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। थोड़े से टेम्परेचर को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ये थोड़े से टेम्परेचर को रीड क्यों कर लेता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। और ये थोड़ा से टेम्परेचर पाके क्या कर लेता है, इसमें क्या होता है, प्रसार हो जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ना या उसके आयतन का बढ़ना किस चीज़ पर निर्भर करता है, उसमें प्रसार के सिद्धांत पर निर्भर करता है। तो हम ये जान रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कम होती है किसकी, पारे की। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से। दूसरा कि जो पारा होता है ये कांच की दीवारों पे नहीं चमकता है और इसमें हम आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, पारा तापमापी का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट ऊष्मा में आपको कन्फ्यूजन होगा। स्पेसिफिक हीट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु, उस वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान ले लिया हमने इसको, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने में उपयुक्त हुई ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें कह रहा है बोलोमीटर का प्रयोग। देखिए आप बहुत कम सुनते हैं, कई मीटर होते हैं, अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह से बोलोमीटर का प्रयोग यहाँ पर तापमापी के रूप में किया जा रहा है। तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमापी के रूप में किया जा रहा है, लेकिन अभी किस चीज़ का तापमापन कर रहा है, किसका मापन कर रहा है? तो ये कैसे कर रहा है, विकिरण के तापमापन के लिए। तो विकिरण का तापमापन जब कर रहा है तो इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर की वस्तुओं को मापने के लिए होता है इसका प्रयोग। तो विकिरण के तापमापन के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। या विकिरण जब कह रहे हैं तो इसको सूर्य विकिरण से भी समझ सकते हैं कि सूर्य के विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकंड प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट आते हैं, किस पैमाने का प्रयोग आजकल नहीं होता है। अब पैमाने का प्रयोग में हम लोग अभी तापमापी देख रहे हैं, पारा तापमापी, अल्कोहल तापमापी होता है, पैरोमीटर होता है। ठीक है, अब इसमें भी हमने यूनिट पढ़ी थी, तो यहाँ यूनिट के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा था, किस यूनिट में, मतलब यूनिट के हिसाब से पूछ रहा है आपको। तो यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था सेल्सियस, टेम्परेचर नापने के लिए सेल्सियस का प्रयोग कर रहे हैं हम। ठीक है, केल्विन का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, केल्विन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं र्यूमर, एक र्यूमर तापमापी होता है, ये एक होता है हमारा। ठीक है, तो सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये सब तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यही 4 ऑप्शन हो गए आपके सामने।
कि अब बताइए कि आजकल किस पैमाने का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि र्यूमर तापमापी का या र्यूमर पैमाने का प्रयोग आजकल नहीं किया जा रहा है। सेल्सियस का किया जा रहा है, केल्विन का किया जा रहा है, फ़ारेनहाइट का किया जा रहा है, लेकिन किसका नहीं किया जा रहा है, र्यूमर का नहीं किया जा रहा है। ठीक, ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। ये आप लोग ध्यान सुनिए, प्रश्न अक्सर ऐसे आ जाते हैं और गलत हो जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। किसी नक्षत्र या तारे का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो अगर कोई तारा देखते हैं कि हम चमकता रहता तारा, लाल रंग का तारा, श्वेत बामन, हम लोग पढ़ते हैं आपके एस्ट्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, भूगोल का सेकेंड पार्ट होता है हमारा ये, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। तारे क्या है, जैसे कि सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। ठीक है, इस तरह करके पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के तारे पाए जाते हैं। ठीक है, कोई छोटा तारा होता है, कोई बड़ा तारा होता है, उसके आकार के आधार पे हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सूर्य इस रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना, या कोई तारा ऐसा है हम कह रहे हो सफ़ेद रंग का है तारा, ठीक है, तो वो तारा इस रंग का है कि लाल रंग का है, ठीक है, पीले रंग का है या सफ़ेद रंग का। तो तारे का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो ये अगर हम ऊष्मा के सेंस में या टेम्परेचर के सेंस में जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि तारे का रंग उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, मतलब कि ताप, उसका ताप कैसा है। ठीक है, ताप कम है, ताप ज़्यादा है, ठीक है, इस बात पर निर्भर करता है कि तारे का रंग कैसा होता है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण तापमापी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप क्यों नहीं माप सकते हैं? अब विकिरण तापमापी मैंने आपको बताया ना, बोरोमीटर या पैरोमीटर का प्रयोग करता है, पैरोमीटर का भी पायरोमीटर, तो पायरोमीटर का उपयोग भी विकिरण तापमापी किया जाता है। लेकिन हम इन तापमापियों का प्रयोग जो विकिरण तापमापी कहलाते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान क्यों नहीं नाप सकते? तो इसके पीछे बहुत सामान्य सा रीज़न है। कोई भी वस्तु तो विकिरण तभी होता है, कोई भी वस्तु से विकिरण तभी होता है जब वह 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान पे हो। उसका तापमान कितना हो? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो या 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उससे नीचे ना हो, तभी कोई वस्तु क्या होती है, विकिरित होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं सूर्य विकिरण, तो सूर्य का विकिरण तो बहुत, सूर्य का तापमान तो बहुत ज़्यादा है, 800 के 800 तो बहुत, उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से विकिरण हो रहा है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कितना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए किसी वस्तु से विकिरण निकलने के लिए। ठीक है, ये तो हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद कर जमने दिया जाता है, जैसे फ्रिज में रख दिया गया बोतल को, तो वह बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? हम देखिए, आपको बोतल है, पूरा फुल करके भर दीजिए, उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए और फ्रिज के अंदर रख दीजिए। जब उसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी तो क्या होगा, बोतल टूट जाएगी। ठीक है, या कांच का बोतल या हार्ड प्लास्टिक है तब भी वो टूट जाती है, चिटक जाएगी। ऐसा क्यों हो जाता है? बहुत सामान्य सा रीज़न है। इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि वो पानी तो फिलअप हो गया, उसके अंदर ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसके अंदर, मतलब कि बोतल के आयतन से ज़्यादा कोई चीज़ आ गई है उसके अंदर, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ये सामान्य सा रीज़न हमको इसमें मिल जाता है कि सभी वस्तुओं का, अक्सर अगर हम देखते हैं सभी वस्तुओं का, हम बता चुके हैं आपको कि समान स्थिति में सभी वस्तुओं का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है, और आयतन घटाते हैं तो अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब कि सामान्य चीज़ें की टेम्परेचर अगर घट रहा है तो उसका आयतन क्या हो जा रहा है, आयतन संकुचित हो, वो उसका आयतन क्या है, संकुचित होता जा रहा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आयतन बढ़, मतलब कि क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी में क्या होता है, उल्टा होता है। पानी में उल्टा, पानी के जमने से क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। इसीलिए, और जब आयतन बढ़ेगा तो पानी, हमने तो बोतल में क्या किया था, बोतल में हमने पानी भर दिया, ठीक है, लेकिन
पानी भर दिया मैंने इसके अंदर, पानी भर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जमा, तो जमा तो मैंने क्या कहा, पानी का आयतन बढ़ता है जमने पर, ठंडा होने पर, टेम्परेचर गिरने पर क्या आयतन बढ़ जा रहा है। तो जब आयतन बढ़ जा रहा है तो जाहिर सी बात, बोतल की स्पेस भर का तो पानी था ना, अब बढ़ गया ना, आयतन बढ़ा, तो ये क्या करेगा, अब तो कहीं जाएगा तो दीवारों से क्या, दीवारों को धक्का देगा और कांच की बोतल क्या होगा, टूट जाएगी या हार्ड प्लास्टिक को चिटक जाएगी, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में मिल सकता है। दूसरा इसी संबंधित है, ऊपर के प्रश्न से संबंधित है लेकिन दूसरी तरह से पूछा जा रहा है। कभी कभी जाड़े पाला पड़ने पर, जाड़े में पाला पड़ने पर पौधे के तने फट जाते हैं। इसका रीज़न सामान्य तौर पे है कि क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पौधों के तनों में क्या होता है, पानी होता है, और पानी ये क्या कहते हैं, ज़मीन से, मृदा से ग्रहण कर लेते हैं। वाटर इसमें भी होता है तनों में, लेकिन पानी के रूप में है ना। लेकिन जब पाला पड़ता है, जैसे कहते हैं पाला पड़ता है, तो पाला का मतलब कि तो बहुत अधिक ठंड, बहुत अधिक ठंड, और बहुत अधिक ठंड मतलब कि बर्फ़ का जमना, और जब बर्फ़ जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो तने क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, और जब तने फट जाएंगे तो पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक रीज़न यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम जो थ्योरी आपकी ये इस प्रश्न के लिए बोतल टूटने के संबंध में है, वही संबंध तने के फटने से भी है। इसीलिए क्या किया जाता है आप कि जाड़ों में क्या किया जाता है कि खेतों में पानी भर दिया जाता है जब पाला पड़ने हो, जब अधिक ठंड पड़ती है, जिससे क्या हो कि तने क्या हो फटे ना। तने क्यों नहीं फटेंगे, क्योंकि जो हीट होगी उसको पानी के रूप में, पानी से क्या हो, हीट प्राप्त हो जाएगी, या ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा, पानी की तरफ हो जाएगा। क्यों पानी तरफ हो जाएगा, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि जो जल होता है, पानी जो होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसीलिए क्योंकि उसमें ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी, ऊष्मा अधिक होगी, इसीलिए क्या करेगा, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा, पानी की तरफ होगा, और ये क्या होगा, तनों में पानी जम नहीं पाएगा, और तनों में पानी अगर जम नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, तने फटेंगे नहीं, ठीक है। ये एक रीज़न है। अभी एक कॉन्सेप्ट एक बार अभी फिर आएगा ये कॉन्सेप्ट, अभी नेक्स्ट प्रश्न, अभी इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जब किसी गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है तो कौन सा प्रक्रम होता है। प्रक्रम मतलब प्रक्रम, कौन सा निकाय वर्क कर रहा होता है इस समय, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया उस निकाय के अंदर फॉलो हो रही होती, क्या हो रहा होता है, तो वो प्रक्रम कैसा होता है हम पढ़ चुके हैं। तो उससे हम लोग बोलते हैं, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम का क्या मतलब होता है, अब प्रक्रम पहले समझे, हम बता चुके हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एक ऐसा निकाय, एक ऐसा वातावरण, आंतरिक वातावरण जो ना तो बाहर हीट को ट्रांसफ़र करे, ना बाहर से किसी प्रकार हीट को ग्रहण करे। तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, या रुद्धोष्म निकाय की संज्ञा उसे देते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर तो रुद्धोष्म प्रक्रम की हो गया, लेकिन ये इसके अंदर कैसे देखने को मिल रहा है, हम कह रहे हैं जब किसी गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है तो वो कौन सा प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म। अब में रुद्धोष्म प्रक्रम में होता क्या है, जब रुद्धोष्म प्रक्रम है तो रुद्धोष्म प्रक्रम है, अब ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक थ्योरी वर्क करेगी। अब ये थ्योरी क्या प्रैक्टिकली क्या वर्क कर रहा है इसको देखते हैं। कि गाड़ी का टायर फटा, तो गाड़ी का जब टायर, इसके ये हवा भरी हुई है टायर में, ये टायर है और टायर में क्या है, हवा है भरी हुई है, और भरी हुई। अब टायर कहीं से क्या हो गया, फट गया। जब फट जाता है टायर तो हवा इसमें से अचानक से बहुत तेज़ी से निकलने लगती है, ठीक है। ये एक पूरा रुद्धोष्म प्रक्रम बना हुआ था, ना तो ये क्या कर रहा था, किसी प्रकार की हीट को ग्रहण कर रहा था, ना ही किसी प्रकार की हीट को बाहर जाने दे रहा था। टायर अचानक से फट गया, जब फटा है यहाँ से तो हवा बहुत तेज़ी से निकली। जब हवा बहुत तेज़ी से निकलती है तो वायु क्या करता है, अपने अगेंस्ट में क्या करता है, वर्क करता है। तो वर्क करेगा बाहरी दाब मतलब वातावरण है इसके चारों तरफ, उस वातावरण के अगेंस्ट में कार्य करती है। लेकिन हवा इतनी तेज़ी से निकलती है कि वो क्या है, ऊष्मा को बाहर से नहीं ग्रहण कर पा रही है, अगेंस्ट में कार्य करना पड़ता है, उसके विपरीत कार्य करना पड़ता है, और उसके विपरीत कार्य करने के लिए उसको ऊष्मा जरूरत होगी ना, क्योंकि बिना कार्य कैसे होगा, बिना ऊष्मा के कार्य तो होगा नहीं।
ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण कार्य के रूप में और कार्य का स्थानांतरण उष्मा के रूप में। तो बिना कार्य तो बिना उष्मा के हो नहीं सकता, तो उष्मा को लेना तो पड़ेगा ही लेना, तो बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन इतनी तेज़ी से हवा बाहर निकली कि उष्मा को नहीं ग्रहण कर पाए, तब उष्मा कहाँ से ग्रहण करेगी? तो उष्मा ये क्या करेगा, अंदर से ही ग्रहण करेगा। ठीक है, अंदर से ही, मतलब कि आंतरिक ऊर्जा से ही ये क्या करेगा, उष्मा को ग्रहण करेगा। और जब आंतरिक ऊर्जा से ही अपनी उष्मा ग्रहण करेगा तो अंदर का टेम्परेचर, टायर के अंदर का टेम्परेचर घट जाएगा, क्योंकि उष्मा तो अंदर भी उष्मा है, बाहर भी उष्मा है। बाहर से कार्य करने के लिए उष्मा ले नहीं पा रहा है, तेज़ी से, इतनी तेज़ी से हवा बाहर आ रही है, तो अंदर से जब उष्मा को लेगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वही हवा तो बाहर निकल रही, तो वो ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, क्योंकि उष्मा तो उसने ग्रहण कर लिया, उष्मा ग्रहण कर अपने कार्य में इस्तेमाल कर लिया, तो बाकी क्या बचा, ठंडापन बचा, तो ठंडी हवा बाहर निकलती है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया प्रश्न कि अचानक टायर फटने से ऐसा क्यों होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न भी आपका, अब दूसरा प्रश्न देखिए इससे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आपने यहाँ बता तो दिया रुद्धोष प्रक्रम है। रुद्धोष प्रक्रम का मतलब न बाहर से किसी प्रकार की एनर्जी को लेगा, न बाहर किसी प्रकार की एनर्जी को देगा। अचानक टायर फटने पर टायर से निकली हुई वायु ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर भी रुद्धोष प्रक्रम के प्रोसेस पर मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रैक्टिकल क्या चल रहा है इसके अंदर। उसी प्रैक्टिकल के दौरान ही हवा ठंडी हो रही है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा से ही वो उष्मा को ग्रहण कर रहा है। कौन? जो हवा बाहर निकल रही है। ठीक है, इसी तो दोनों का आंसर हमको मिल गया। अब आते हैं सूखी बर्फ क्या होती है। तो सूखी बर्फ क्या होती है? सूखी बर्फ होती है ठोस CO2। ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम कह रहे हैं, सिंपल ही कह दे रहे हैं तो गैस हो, लेकिन हम जब ठोस कह दिया इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जम गई है। तो जम गई है, तो जम क्यों गई है? वही फिर थ्योरी लग रही है रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में जो मैंने आपको बताया पिछले, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैसे? जो CO2, जब CO2 का प्रयोग कहाँ करते हैं? अग्निशामक में करते हैं। अग्निशामक मतलब कि आग को बुझाने के लिए किया जाता है CO2 का प्रयोग। CO2 का प्रयोग क्या करता है? आग को बुझाने में किया जाता है। जब आग को बुझाने के लिए CO2 का छिड़काव किया जाता है तो जो CO2 बंद निकाय से, बंद सिस्टम से बाहर निकलती, तो वो भी क्या करती? बहुत तेज़ी से बाहर CO2 निकल रही होती है। जब बहुत तेज़ी से क्या होती है? CO2 निकलती है, तो अभी तक तो CO2 गैस के रूप में है वो, ठीक है। लेकिन जैसे बाहर निकलेगी तो उसको अपने बाहरी वातावरण के विरोध में कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को करने के लिए उसे बाहरी उष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बाहरी उष्मा नहीं ले पा रही जल्दी से, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से निकले, उतना समय नहीं मिल पा रहा उसको। तो क्या करेगा वो? अपने अंदर के निकाय से जो आंतरिक ऊर्जा, वही इंटरनल एनर्जी जो है, उसी से उष्मा को ग्रहण करेगा, और उसमें ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगा, और इतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा अंदर कि वही जो बर्फ़, जो CO2 गैस है, वो जम के क्या हो जाएगा? बर्फ़ के रूप में, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ठोस CO2। ठोस CO2 या सूखी बर्फ़ की संज्ञा दी जाती है। तो सूखी बर्फ़ का अर्थ है CO2। कैसी CO2? लेकिन ठोस CO2। और किस प्रक्रम के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत कार्य कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न, बंद कमरे में संपीड़ित गैस। संपीड़ित मतलब कि संपीड़न कर दिया गया है, उस गैस का संपीड़न मतलब कोई बर्तन मैंने ले लिया, बंद बर्तन ले लिया, उसके अंदर गैस को मैंने क्या किया? ठूस के उसके अंदर गैस को भर दिया है। जितनी एक नॉर्मल जगह है उसको और अधिक ठूस के भर दिया गया उस बर्तन के अंदर, और उसको बर्तन में क्या कर दिया गया? चारों तरफ से बंद कर दिया गया। समझ लीजिए ऐसा कोई निकाय, ऐसा कोई सिस्टम है, तो संपीड़न कर दिया गया। ऐसा क्या कर दिया गया? संपीड़न कर दिया, संकुचित कर दिया गया। को छोड़ने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब संपीड़ित गैस, जो गैस होगी वो नॉर्मल हम समझते हैं कोई गैस है और उसका एरिया इतना है, सामान्य एरिया इतना एरिया कवर करती है। लेकिन मैंने इसको क्या किया? संपीड़न से संकुचन करके इसको इतना एरिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इतना आयतन उसका आयतन, जो आयतन था उसको मैंने कम कर दिया। तो जब आयतन मैंने कम कर दिया तो ये संपीड़ित हो गई गैस। और जब गैस संपीड़ित हो गई तो जब कमरे में संपीड़ित गैस को छोड़ा जाएगा तो अचानक से क्या होगा? ये क्या करेगी? फैलेगी। क्योंकि अब इसको क्या हो गया?
खुला निकाय मिल गया है, मैं संकुचित निकाय से खुला निकाय मिल गया है। तो खुला निकाय मान लीजिए ये कमरा है, इतनी जगह मैंने दे दी इसको, अब ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, और जब स्प्रेड करेगा तो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करेगा। तो ये जिसकी गतिज ऊर्जा होती है, गैसों की जो अंदर है गतिज ऊर्जा, तो ये अपनी गतिज ऊर्जा से ही क्या कर लेगा, वही कॉन्सेप्ट फिर से गतिज ऊर्जा से ही एनर्जी को एक्सेस करेगा, और ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो जब गैस ठंडी हो जाएगी तो क्या करेगा, कमरा क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर इसका, बंद कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ने पर कमरे के तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो कमरा ठंडा हो जाएगा। ये प्रशीतक और एयर कंडीशनर, वातानुकूलन, एयर कंडीशनर एसी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट कार्य करता है। संपीड़ित गैस का ही प्रयोग किया जाता है कमरे को ठंडा करने के लिए या फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रोगी की सिकाई, रोगी की सिकाई। अब रोगी की सिकाई की जाए, जल की बोतल से ही क्यों की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट बहुत अधिक होती है। तभी देखिए जल क्या होता है, ना आसानी से गर्म होता है, ना ही गर्म होने के बाद आसानी से ठंडा होता है। इसीलिए रोगी की सिकाई करने के लिए गर्म बोतल का प्रयोग करते हैं या गर्म पैकेट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या है, कभी कभी घरेलू गैस मतलब एलपीजी द्वारा बड़े बड़े चूल्हे पर खाना बनाते समय सिलेंडर को पानी में डालकर रखा जाता है। ऐसा क्यों, कहाँ पर देखने को मिलता है, अक्सर हलवाई लोग ऐसा ही करते हैं। हलवाई लोग क्या करते हैं, सिलेंडर, क्योंकि उनका जो चूल्हा होता है काफ़ी बड़ा होता है और उसमें बहुत तेज़ी से क्या होता है, एलपीजी का उपयोग हो रहा होता है। छोटे चूल्हों में उतना उपयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बड़े चूल्हे जो होते हैं वहाँ पर गैस एलपीजी का उपयोग अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर हलवाई बड़ी मात्रा में क्या भोजन बनाते हैं और उनको अधिक उष्मा की ज़रूरत होती है, और अधिक उष्मा के लिए अधिक एलपीजी खर्च होगी, और एलपीजी का जो बाहर का आना होगा बहुत तेज़ी से आएगा। ठीक है, तो जब बहुत तेज़ी से आता है एलपीजी सिलेंडर के अंदर से बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जब आएगा, देखिए यहाँ पर चूल्हा खाना बनाते समय सिलेंडर को पानी में, क्यों, अब पानी का बर्तन हमने ले लिया, उसके अंदर रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि जब एलपीजी बाहर बहुत तेज़ी से आती है तो क्या इसको बाह्य वातावरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, वो बाहर से ऊष्मा ना लेकर आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। और आंतरिक ऊर्जा जब इस्तेमाल करेगी तो अंदर सिलेंडर के अंदर एलपीजी का टेम्परेचर गिरने लगेगा, और एलपीजी का जब टेम्परेचर गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि एलपीजी क्या होगी, जमने लगेगी, जैसे पानी जमने लगता है। तो जब पानी जमने लगता है तो इसको क्या कर देते हैं, इसको इसमें जल में रख देते हैं, पानी में रख देंगे, और पानी में रख देंगे तो क्या होगा, एलपीजी नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी, फिर वही आंसर कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो 13 के 13 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये सभी के आंसर एक जैसे क्यों लग रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन सब का मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सभी के सभी जो 3-4 प्रश्न हैं आंतरिक ऊर्जा से ही एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण से टेम्परेचर डाउन पड़ रहा है। इसीलिए हर उदाहरण को समझना है और उस उदाहरण से संबंधित उसके उत्तर को समझना है, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी, तभी आप परीक्षा प्रश्न को अटेंड कर पाएंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।